तो सभी का स्वागत है। आज हम लोग पहुंचे हैं रोपा। घूमते हुए हम लोग जा रहे थे मनाली। तो एक जो हमारा YouTube चैनल है मॉन्क इन ट्रैवल, तो उसी ट्रैवल के दौरान हम लोग पहुंचे हैं रोपा से ये रोपा में। और रोपा में फिर हमें जानकारी मिली एक ऐसे शख्स के बारे में जो एक कवि हैं, लेखक भी हैं, और जो ये ग्लोबल स्कूल आप देख रहे हैं पीछे, तो उसके प्रिंसिपल भी हैं। तो बड़ी दिलचस्प बात है कि कोविड के दौरान इन्होंने इतना शानदार काम किया है कि वो हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। तो मिलते हैं गणेश गनी जी से। नमस्कार आपका ग्लोबल विलेज स्कूल में स्वागत है। मैं और गौतम गुरजीएफ जी हम लोग निकले थे मनाली के लिए, और जैसे ही हम मंडी से क्रॉस किए तो उन्होंने बोला कि ये रोपा जाना है हमें, और मैं जानता नहीं था, रोपा में पहले नहीं आया था। तो मैंने पूछा किस लिए, तो उन्होंने बोला कि बड़ी दिलचस्प बात है, तो चलेंगे, एक किसी विशेष व्यक्ति से मिलवाएंगे आपको। तो हम लोग फिर खोजते हुए पहुँचे यहाँ रोपा में। तो एक नाइट का हमने स्टे किया, क्योंकि गांव का एरिया बड़ा अच्छा सुंदर है, तो मिल जाता रहने को। और कोविड के दौरान तो उन्होंने बताया कि उन्होंने फेसबुक पे एक वीडियो देखा था इनका, जो कोविड के दौरान भी एज ए प्रिंसिपल होते हुए उन्होंने खुद अपने आप गाड़ी ड्राइव की और बच्चों की एजुकेशन ना रुके। मतलब वो एक कितना बढ़िया प्रेरणादायक है कि एजुकेशन में कोई बाधा ना आए, क्योंकि आज के टाइम में इतना वो है। और कोविड के दौरान तो आपने देखा सब बंद हो गया था, उसके बावजूद गनी जी ने पूरा काम किया है। तो गनी जी बताएंगे कि कोविड के दौरान क्या परेशानियाँ आई और आपने कैसे उनको हैंडल किया। ओमकार अनुपम जी, जीवन बड़ा संघर्ष से भरा रहता है, और संघर्ष के दौरान हमें जो है बहुत हिम्मत रखनी पड़ती है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पांगी घाटी से हूँ, तो वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में लगभग देखा जाए तो 250-300 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरी पढ़ाई चंडीगढ़ में हुई है, तो मैं चाहता तो मैं MNCs वगैरह में जॉब कर सकता था, और मेरे बहुत मित्र उसमें MNCs में और विदेशों में काम करते हैं। लेकिन समाज के लिए भी हमारी कोई जिम्मेदारी है। हाँ। और समाज के लिए जिम्मेदारी निभाने का सबसे अच्छा माध्यम मुझे लगा शिक्षा का क्षेत्र। एजुकेशन इज़ ए नोबल कॉज, और इसको आदमी को इसमें अपना जितना भी योगदान देना हो वो देना चाहिए। और इसमें हम कुछ बहुत सारा एक्स्ट्रा काम भी हम कर सकते हैं, ना केवल पढ़ाई बल्कि बच्चों का मनोबल ऊंचा करना है, शिक्षा है के साथ साथ खेल कूद है, और अन्य गतिविधियां भी हैं, संगीत है, योगा है, ये सारे हम करवाते हैं। तो अगर आप देखें तो जो ये कोविड-19 का जो समय था, ये बहुत ही मुश्किल भरा था, और बहुत सारे छोटे बड़े स्कूल बंद भी होने की खबरें भी आई। लेकिन और बच्चे घर पे रहे, और हमारे पास सारी चीज़ें किराए की हैं, बिल्डिंग किराए की, बसें ये लोन पर हैं। तो आप हैरान होंगे कि स्कूल से तो कुछ था नहीं यहाँ पे इस तरह का कोई इनकम आती हमको रोज़। तो फीसें बंद हो गई, और सरकारी तौर पर बहुत घोषणाएं होती रही कि फ़ीसें नहीं लेंगे स्कूल, और कुछ नेताओं ने भी इस तरह के बयानबाजियाँ की कि भाई अब जो है बच्चों से स्कूल की फ़ीस ना ली जाए। तो हम बड़े मुश्किल में आ गए। लेकिन हमारे पास जो संसाधन थे उनको भी जीवित रखना बड़ा ज़रूरी था। और मेरे मन में एक ध्यान था कि अगर ये स्कूल बंद हो गया तो हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम तो कहीं किसी स्कूल में या किसी सेक्टर में जाकर नौकरी कर लेंगे, लेकिन बच्चों का भविष्य जो अंधकार में चला जाएगा, और जिन माँ बाप की उम्मीदें थी उनके सपने टूट जाएंगे। तो लगभग 1 महीना छोड़कर पूरे साल जो कोविड का दौर चला, इसमें हर दिन हम स्कूल आते थे, मैं और कैलाश गौतम जी, और हम लोगों ने अपनी ये बसें हर दिन स्टार्ट की, और इनको थोड़ा बहुत चलाया भी। बीच में जब भी अवसर मिला तो हमने स्कूल खोला भी, और बड़े बच्चों को जो है उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए हमने बीच में वो कम बच्चों की संख्या के हिसाब से उनको यहाँ पर बुलाया गया, और अध्यापकों को भी मैं थोड़ा बहुत यहाँ लाता गया, स्वयं खुद गाड़ियाँ चलाकर और बसें चलाकर बच्चों को घर भी छोड़ना, लेके भी आना। और ड्राइवर भी इस वक्त जो था वो मुश्किल दौर में उपलब्ध नहीं रहे, क्योंकि फाइनेंशियली हम बहुत तंगी में थे। लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई करने के लिए जिन भी अध्यापकों को हमने रखा, और अध्यापकों ने बहुत सपोर्ट किया, तो उनको हमने जितने हमारे पास संसाधन थे हमने उनको पूरी सैलरी दी, जितना भी हम दे सकते थे। अच्छा, मतलब इस दौरान किसी की सैलरी नहीं रुकी, और किसी को हमने बेरोजगार नहीं किया, किसी को निकाला नहीं। ये तो बड़ी अच्छी बात। हाँ, हमने सैलरी में कटौती जरूर की, लेकिन हमने सैलरी उनको दी घर बैठे, और घर से अध्यापकों ने पढ़ाया। बड़े मनोबल बच्चों का भी ऊँचा रहा, अध्यापकों का मनोबल ऊँचा रहा। और हमने वो वीडियो क्लासेस के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जो भी ये टेक्नोलॉजी थी, इसको हमने पूरा इसका उपयोग करते हुए बच्चों की पढ़ाई में कोई बाधा नहीं आने दी।
बावजूद इसके कि बहुत सारे पेरेंट्स जो है स्कूल नहीं आ पाते थे, फीसें नहीं दे पाते थे, फिर भी हमने ये बसें चलाए रखी ताकि खड़ी बसें जो है वो ख़राब होने का हाँ, वो डर था, डैमेज बैटरी होने डाउन का हो वो, जाएंगी, हाँ, इनके बिल्कुल बिल्कुल पार्ट्स ख़राब हो सकते थे, तो इनको रोज़ स्टार्ट करना भी बड़ा ज़रूरी था। तो क्योंकि बिल्कुल, जो हमारे पास लाइसेंस है, हम इन बसों को चला सकते हैं, जो ये कैब जैसी बस छोटी बसें हैं इनको हम चला सकते हैं, तो हमारे पास लाइसेंस था, सब कुछ है, तो हम लोगों ने इन बसों को खुद ही चलाना शुरू किया और पूरा साल जो है वो बहुत अच्छे से हमने निकाला। और बच्चों के घर घर भी गए कई बार, तो जो बच्चे स्कूल नहीं आ पाते थे उनकी किताबें और कॉपियाँ हमने घर घर जाकर भी दी और माँ बाप को के साथ हमने वो ऑनलाइन मीटिंग्स भी की। और क्योंकि ये दूर दराज का एरिया था तो यहाँ पर फ़ोन भी चलते नहीं थे और कहीं कहीं ये बहुत दिक्कत आई, तो बच्चों ने भी, मुझे ये देखने में आया कि माँ बाप ने बड़े कहीं ऊंचे स्थान पर जाकर या खेतों में जाकर जहाँ सिग्नल था वहाँ जाकर भी बच्चों से क्लासें लगवाई। और इसी का परिणाम ये था कि परिणाम जो बोर्ड के अभी आने वाले जो दिनों में जो रिज़ल्ट आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार फिर हमारे बच्चे जो है मेरिट लिस्ट में आएंगे, क्योंकि हमने बहुत मेहनत किया और माँ बाप ने भी बहुत इसमें सहयोग दिया है। तो गणेश गनी जी, ये इतना रिमोट एरिया है, क्योंकि यहाँ आना इतना सरल नहीं है, तो इस रिमोट एरिया में आपको कैसे एक प्रेरणा मिली कि आप एक स्कूल की शुरुआत की आपने यहाँ पे? देखिए, मैंने दरअसल हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से बीए की है और फिर मैंने पढ़ाई पंजाब विश्वविद्यालय से मैंने एमए किया और एमबीए किया, और उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में मैंने बहुत नौकरियाँ की। चंडीगढ़, मोहाली वगैरह में बहुत साल काम किया। फिर मैं कुल्लू आ गया। तो इस दौरान जब कुल्लू आया तो मुझे एक स्कूल में काम करने का मौका मिला। एज ए प्रिंसिपल मैंने वहाँ पे जॉब की 5 साल, और इस दौरान मैंने फिर जम्मू विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री की। और साथ ही साथ मुझे पत्रकारिता का भी बहुत शौक़ था, तो मैंने ये जर्नलिज्म में भी पीजी डिप्लोमा लिया। इस बीच क्योंकि मैं खुद एक बहुत आदिवासी के क्षेत्र है पांगी घाटी, वहाँ से संबद्ध हूँ। अच्छा, पांगी तो, जो ये लाहौल से भी आगे जो है जम्मू कश्मीर और पांगी के बीच जो क्षेत्र है, ये लाहौल और जम्मू कश्मीर के बीच का क्षेत्र है। तो हमने बहुत मुश्किल हालात में अपनी पढ़ाई भी की थी। मुझे याद है कि जो प्राइमरी शिक्षा थी वो तो मेरे गांव के आसपास थी, लेकिन प्राइमरी के बाद की जो शिक्षा थी 2 साल, तो मुझे 4 मील दूर स्कूल जाना पड़ता था पैदल। जंगली रास्ता था, जंगल के बीच से होकर गुजरता था, घना रास्ता था, घना जंगलों के बीच से होकर एक बहुत ही पगडंडी जाती थी, बहुत मुश्किल और क्षेत्र था। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना शिक्षा के क्षेत्र में काम किया जाए, और 2015 में हमने गड़सा घाटी में एक स्कूल खोला, ग्लोबल विलेज स्कूल के नाम से। अच्छा। और 2015 में ना कोई बच्चे थे, एक जगह वहाँ पर स्थान चयनित किया गया और मैं और कैलाश गौतम जी हम वहाँ पर जाकर बैठ गए, और मन में एक तमन्ना थी कि स्कूल खोलना ही है और इसको चलाना ही है, क्योंकि बहुत दूर दराज के गाँव के बच्चे निजी स्कूल में पढ़ नहीं पाते थे और प्राइवेट स्कूल दूर हैं, शहर में हैं, और यहाँ पर गवर्नमेंट के स्कूल तो बहुत हैं, हर गांव में स्कूल हैं, लेकिन कुछ माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे भी जो है निजी स्कूलों में पढ़ें। तो एक मन में भावना थी, और ये कोई प्रोफेशन की तरह चूज़ नहीं किया गया, एक पैशन था। एक तो सेवा पैशन की तरह लेकर इसको हमने जब गड़सा में इसको आरंभ किया, तो धीरे धीरे 2015 में शुरुआत की और कुछ बच्चे आना शुरू हुए। शुरुआती दौर में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। फिर 2016 में जब मैं रोपा में आया तो इस गाँव में भी जो है हमने ये ग्लोबल विलेज स्कूल आरंभ किया। अच्छा। और उसके बाद लगातार जो है अगर आप देखें तो 5 सालों में जो है हमने हिमाचल प्रदेश शिक्षा बोर्ड जो है उससे संबंधित स्कूल है ये, लेकिन हमने बहुत अच्छे बेहतरीन परिणाम दिए। और मेरे पास लगभग हर क्लास में 10 या 12-15 बच्चे रहते हैं। तो जो बोर्ड की कक्षाएं होती हैं उसमें 10वीं क्लास का जो ये परीक्षाएं होती है बोर्ड करता है। तो हर साल जो है लगभग 10 में से 3 बच्चे या 4 बच्चे जो हैं वो मेरिट लिस्ट में आते हैं। तो बड़ी अच्छी 1.5 लाख या लाख से ऊपर बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम देते हैं पूरे हिमाचल में 10th क्लास में। उन 1.5 लाख या लाख से ऊपर के बच्चों में जो है 3-4 बच्चे हमारे स्कूल से भी टॉप 100 में आते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अभी जो मार्च का महीना था, जो 2020 का जो परिणाम आया था, उसमें इस स्कूल के 10 में से 7 बच्चे मेरिट में आए। वाह, ये तो बड़ी। तो फिर हमारे हौसला बढ़ता रहा और ये लगा कि जो है धन के पीछे ना भागकर जो है वो एक गुणवत्ता के स्तर पर काम किया जाए, और अगर आप गुणवत्ता वाली शिक्षा देंगे तो बच्चे आएंगे। अभी आप बड़े हैरान होंगे कि इस गांव में लगभग शहर से
भुंतर एक यहाँ पर कस्बा है। हाँ कस्बा है। भुंतर के आसपास से हम बच्चे बस में यहाँ लेके आते हैं। और भुंतर में तो काफ़ी स्कूल बहुत होंगे स्कूल, ऐसे हाँ, तो निजी बड़े। स्कूल भी हैं और वहाँ पर वही जो- गवर्नमेंट के स्कूल भी हैं, लेकिन बच्चे वहाँ से यहाँ मेरे पास पढ़ने के लिए माँ बाप भेजते हैं। तो ये एक खुशी की बात है कि हम, इसका मतलब कि हमने पेरेंट्स का जो है वो उनका भरोसा जो- हाँ भरोसा जीत लिया हमने जी। और सर कुछ कहना चाह रहे हैं? बताना चाहता हूँ कि ये जो रोपा है ये बहुत ही शांत और प्राकृतिक स्थान में से एक है। और देखिए अगर आप चारों तरफ पहाड़ हैं, बहुत ही स्वच्छ वातावरण है और कुल्लू के आसपास नशे का कारोबार बहुत हो रहा है जैसा आप देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों की बहुत सुरक्षा है और बच्चे हमारे यदि नशे से दूर रहेंगे तो ये इनका भविष्य बहुत ही उज्जवल है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जो नशे के कारोबारी हैं वो हमारे बच्चों को इस गर्त में धकेल रहे हैं और हमें न केवल इन्हें बचाना है बल्कि जागरूक भी करना है कि नशा एक ऐसी घातक बीमारी है जो हमें धीरे धीरे मारती है। तो ये सर का संदेश बहुत ब्यूटीफुल है। चारों तरफ पहाड़ है। ये सामने मैं जूम करता हूँ, आप देख सकते हैं स्नो भी है, इस टाइम भी है। मार्च का महीना चल रहा है, 8 मार्च है आज। दोस्तों मैं गौतम गुरजीएफ, ए मॉन्क इन ट्रैवल। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद है। मतलब इतना रिमोट घूमते हुए जो मैं आया तो वो सारा का सारा अपना सफल हो गया आना। तो थैंक यू वेरी मच सर। गौतम गुरजीएफ जी और ओमकार अनुपम जी, आप हमारे ग्लोबल विलेज स्कूल में आए और आपका बहुत बहुत आभार। और अब अमॉन्क इन ट्रैवल जो है ये आपका यूट्यूब चैनल जो है ये मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर काम करेगा, क्योंकि आप पहाड़ों में घूमते हैं और हिंदुस्तान के जितने पहाड़ी के क्षेत्र हैं वहाँ आप घूम फिर कर लोगों से मिल रहे हैं और उन लोगों से मिल रहे हैं जो शायद आगे ना आ पाएँ कभी। तो जब आप हिमाचल में घूम ही रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कि जो क्षेत्र लगभग 90 के दशक तक शेष दुनिया से कटा रहा, पांगी घाटी, और वहाँ कोई गाड़ी नहीं जाती थी, ना कोई सड़कें थी, ना बिजली, ना पानी, कुछ नहीं था। तो 90 के दशक तक शेष दुनिया से कटे हुए इस भूभाग पर भी आप कभी ज़रूर जाएं। और ये अब तो बहुत आसान हो गया है अटल टनल बनने से रोहतांग में आप आसानी से जो है लाहौल और पांगी घूमते हुए बाय जम्मू कश्मीर से होते हुए आप वापस पंजाब आ सकते हैं। तो मेरी ओर से और हमारे पाठशाला की ओर से, ग्लोबल विलेज स्कूल के सारे मैनेजमेंट की ओर से आपका बहुत बहुत आभार गौतम जी, ओंकार जी, धन्यवाद। तो दोस्तों मैं एक बार याद आ गया पांगी घाटी के। मैं लाहौल स्पीति भी जा चुका हूँ, लेह लद्दाख मैंने पूरा घूमा है। लेकिन वो 2020 मैच आप देखते होंगे, जब लास्ट के 2 ओवर बचते हैं तो आप चौके छक्के मार सकते हैं। तो आइए, मैं जस्ट 57 ईयर्स यंग बॉय। तो अब मैं लाहौल स्पीति भी जाऊंगा। मैं दुनिया का जो सबसे ऊंचा गांव है कोमिक, वहाँ भी गया हुआ हूँ। बहुत सारे दुनिया के 5 खतरनाक रास्ते हैं, उनमें से एक लाहौल स्पीति में है। क्या बात है, क्या बात है। दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस, दुनिया का सबसे ऊंचा जो है अपना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रिकॉर्ड में, वो सब की वीडियो मैं दोबारा बना कर डालूंगा। और एक ख्वाब भी है कि भी जो सबसे ऊंचा गाँव है उसका नाम है कोमिक, काजा से आगे पड़ता है, काजा बेस स्टेशन है उसका। तो वहाँ पे मैं एक रात गुजारूंगा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू डियर्स, बी ब्लेस्ड, खुश रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो।